आज हम लोग असहयोग आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का एक सीरीज है। जैसे कि साथ में आप लोगों का क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है आंसर राइटिंग में, उसी तरह आंसर राइटिंग का ये आधुनिक भारतीय इतिहास है। देखिए आप बीपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में जो मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, एक सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री और उसके साथ कल्चर है, तो हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बाद का अभी तक का इतिहास के बारे में पूछा जाना सिलेबस में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को मैंने उठाया है। अब देखेंगे इनके बारे में, सारे डायमेंशन को कवर कर लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले असहयोग आंदोलन की भूमिका लिखेंगे, लिख के देखेंगे। भूमिका मैं आज खुद लिख दूंगा। उसके बाद कारण क्या था, गांधी जी की क्या भूमिका या योगदान रही, इस आंदोलन के दौरान अपनाए गए कार्यक्रम क्या क्या है, विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया, जैसे किसान क्या प्रतिक्रिया दिए, छात्र क्या प्रतिक्रिया, महिलाएं क्या प्रतिक्रिया दी, मध्यम वर्ग क्या प्रतिक्रिया दिया, इन सारे वर्गों की प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आंदोलन समाप्त क्यों हो गया, उसके बाद इस आंदोलन की विफलता का कारण क्या रहा, और साथ में अगर आंदोलन चाहे विफल हो या सफल, अपना कोई ना कोई प्रभाव छोड़ती है, इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, इन सारे मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, मतलब भूमिका। तो सबसे पहले देखिए 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, अभी समझने का प्रयास कीजिए, भूमिका हम लिख देंगे। चंपारण आंदोलन किया, मतलब ये नील किसानों के समर्थन में ये विद्रोह था। तो मुख्य रूप से ये किसानों का विद्रोह था। अगर आप देखें तो चंपारण का विद्रोह क्या था, किसानों का विद्रोह था। उसी तरह अगर आप देखें खेरा आंदोलन, खेरा जो अहमदाबाद में, जो गुजरात में ये खेरा आंदोलन है, ये मील मजदूर या अहमदाबाद का आंदोलन भी यही मजदूर के खिलाफ आंदोलन है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, खेरा का आंदोलन हो, अहमदाबाद का आंदोलन हो, ये सारे के सारे गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाए गए जो है आंदोलन असहयोग से पहले का आंदोलन है। क्योंकि असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चलता है, और ये सब 1917-18 का आंदोलन है। ठीक, लेकिन ये सभी न सभी आंदोलन, देखिए इसमें मजदूर वर्ग है, इसमें क्या है, किसान वर्ग है। लेकिन असहयोग आंदोलन कोई खास वर्ग का आंदोलन नहीं है, मतलब ना ये किसी मजदूर वर्ग का ही स्पेशली है, ना ये किसान वर्ग का स्पेशली है। ये जन आंदोलन था। जन आंदोलन का क्या तात्पर्य है कि इसमें मजदूर, किसान, सामान्य लोग, पढ़े लिखे लोग, व्यवसायी, सभी के सभी भाग ले रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, जन आंदोलन। तो भारत में गांधी जी के नेतृत्व में 3 जन आंदोलन चलाए गए। पहला जन आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन है, जो कि 1919 से 22 तक का चला है। उसके बाद दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 2 भागों में चलता है ये सविनय अवज्ञा भाग। पहला 1931 का ले सकते हैं आप, और दूसरे बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीसरा जन आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया तीसरा जन आंदोलन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1900 कब है, ये आपका 42 के आसपास, ऑपरेशन जीरो आवर, मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम के समय ही है। तो आप देख रहे हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया 3 प्रमुख जन आंदोलन है। ठीक, अब इस 3 जन आंदोलन में सबसे पहला जन आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन है। तो इंट्रोडक्शन अब आप क्या लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रमुख और प्रथम जन आंदोलन है। क्या है, जन आंदोलन है। और जन आंदोलन होने का मतलब इसमें समाज के सभी वर्ग का हिस्सा भाग लेंगे, मतलब किसान, मजदूर, कृषक, जितने भी हैं, चाहे व्यवसायी हो आपका या छात्र हो, ये सभी भाग लेते हैं। तो इसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की का एक साथ एकता भी देखी गई। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है। तो हम किस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन अगर हम लिख दें, वैसे अब आप लोग लिख लीजिएगा, फिर भी हम बता देते हैं कि यह आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है, जन आंदोलन था। ठीक, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था।
ठीक है। उसके बाद क्यों? क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लिए थे। तो ये आपका क्या हो गया? असहयोग आंदोलन का इंट्रो। और लिख सकते हैं यह आंदोलन 1919 से 1922 के मध्य चलाया गया। यह अहिंसक प्रवृत्ति का आंदोलन था। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, लगभग हाफ पेज तो जा ही जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या है, आंदोलन के कारण। तो इसको जरा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। आंदोलन, असहयोग आंदोलन का कारण क्या रहा। इस तरह हेडलाइन बनाइए कारण कॉपी में, उसके नीचे लिखिए आप लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट पहले समझिए। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चला है, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज तो एक राष्ट्र के रूप में, एक ग्रुप में शामिल थे और अंग्रेजों के गुलाम हम लोग। तो हम लोग भी किसी ना किसी तरह क्या पूरी तरह से हमारे सैनिक भी भर्ती हुए अंग्रेजों के साथ और अपना जान गंवाए। और साथ ही साथ युद्ध जब भी होती है तो बहुत सारी चीज़ों का खपत होता है या क्राइसिस आ जाती है, कोई आपूर्ति श्रृंखला बाधित होता है, जो चीज़ें व्यापार में आ रही है वो बाधित होता है युद्ध के कारण। तो जिस वजह से ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाता है, जान माल की क्षति होती है, महामारी फैलता है, जहाँ तहाँ लाश पड़े रहने की वजह से महामारी फैलता है। तो ये सारी वजहों से सारी प्रभाव अगर देखो तो 2-3 प्रभाव युद्ध का, हर युद्ध का कॉमन मिलेगा। पहला, महंगाई बढ़ जाएगी, दूसरा महामारी फैलेगी, तीसरा बेरोजगारी बढ़ेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? देखिए, ये 1919 से 22 तक आंदोलन है। प्रथम विश्व युद्ध चला है 1914 से 18 तक। तो निश्चित रूप से इस युद्ध का प्रभाव इस आंदोलन में रहा ही रहा होगा। हम बोले कि इसी युद्ध के कारण ही ये आंदोलन शुरू हुआ। कैसे, अभी देख लेंगे हम लोग। तो हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों ने साथ दिया, क्योंकि आश्वासन था कि इसके बाद ढेर सारी रियायतें, टैक्स में छूट दी जाएगी, स्वशासन में का थोड़ा थोड़ा मदद दिया जाएगा और शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी करवाई जाएगी। मतलब जो गवर्निंग काउंसिल है अंग्रेजों का, उसमें भारतीय सदस्य भी शामिल किया जाएगा, ऐसी आश्वासन थी। लेकिन हुआ क्या? रोलट एक्ट। रोलट एक्ट आपको पता होगा, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। सिर्फ संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार करके मुकदमा चला दिया जा सकता था, ठीक है। तो अब जहां की रियायत मिलनी थी वहां और कठोर कानून, काला कानून, अंधा कानून, बहुत सारे नाम है रोलट एक्ट के, लागू कर दिए गए। तो रोलट एक्ट के कारण पंजाब में बर्बरता हो रही थी, क्रूरता हो रही थी। और उसी क्रूरता के खिलाफ अब उसी रोलट एक्ट के तहत पंजाब के 2 स्थानीय नेता, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, आप लोगों को याद रखना है कौन कौन है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था रोलट एक्ट के तहत। तो जिसमें जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, उसके गिरफ्तारी के खिलाफ में। किसके गिरफ्तारी की? वही डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के खिलाफ, जिसमें वहां के एक पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने क्या किया? गोलियां चलाई, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना, ठीक। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड एक कारण, दूसरा कारण तो रोलट एक्ट है, रोलट एक्ट के कारण ही। और सबसे बड़ी कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जांच करने के लिए कि इसमें गलती किसके थे। तो वो हंटर आयोग जो है पक्षपातपूर्ण, मतलब उसमें जरा सा भी भारतीयों की नहीं सुनी गई पक्ष, बिल्कुल पक्षपात वाला रिपोर्ट सौंप दिया गया अंग्रेजों को। दूसरी बात, ब्रिटिश संसद द्वारा डायर पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसे और भी ज्यादा उपाधियों से सम्मानित किया गया, उसकी तारीफ की गई, शेरे हिंदुस्तान कहा गया। तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो कि 3-4 पॉइंट जो रोलट एक्ट है इसके वजह से आ रहा है, कहां पर? असहयोग आंदोलन का। तो पहला कारण क्या हो सकता है? आप इसको लिख सकते हैं, रोलट एक्ट के कारण पंजाब में बर्बरता हो रही थी, ठीक है। और अगला दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तीसरा कारण क्या बोल सकते हैं कि जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन जो जालियांवाला बाग से रिलेटेड ही जांच के लिए बनाई गई थी, हंटर कमीशन की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट की वजह से ये आंदोलन को शुरू करना पड़ा। तीसरा क्या है कि ब्रिटिश में अंग्रेज वहां इंग्लैंड में किस पर? डायर पर कोई कार्रवाई नहीं, जनरल डायर पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर, इस सारे से। और दूसरी चीज अब देखिए, अगला पॉइंट अब फिर से समझिए। आपको पता होगा कि 1909 में, यहां पर हम लिख रहे हैं, भूमिका हो रहा है, कारण हो रहा है, तो यहां पे हम मिटा के समझिए आप लोग। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। क्या आया? मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक। जिसमें आपको पता होगा पहली बार जो है मुस्लिम को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। तो
अगर बोल सकते हैं भारत में पृथक निर्वाचन का जनक तो किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद 1919 में 10 साल बाद इसी का 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड, ये दो आदमी का नाम क्यों आ रहा है, ये है भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठते थे, भारत के लिए सोचते थे, और यहाँ मिंटो ये है भारत का वाइसराय उस समय। उसी तरह मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव कहाँ, इंग्लैंड में बैठने वाले, और चैम्सफोर्ड कौन, चैम्सफोर्ड आ गया भारत के वाइसराय 1919 में। तो इन दोनों यानी मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड लॉ या बोल सकते हैं अधिनियम कब आया, 1919 में आया। इस अधिनियम के खिलाफ भी प्रदर्शन करना इस आंदोलन का एक कारण था। तो अगला कारण क्या हो सकता है आपका, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी अधिनियम के विरोध में, चैम्सफोर्ड अधिनियम के विरोध करना, ये भी इनका एक कारण हो सकता है। तो कुछ कारण, रोलर एक्ट, जालियांवाला बाग, हंटर कमीशन, ब्रिटिश संसद द्वारा दायर पर सही कार्रवाई नहीं किया जाना, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। उसके बाद अगला अगर देखें तो सबसे बड़ी कारण जो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा, वो कारण क्या था, वो कारण था खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना। अब खिलाफत आंदोलन क्या है, यूं समझ लीजिए कि तुर्की का एक सुल्तान होता था खलीफा, ठीक, वो संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का धार्मिक नेता होता था। मतलब विश्व के अलग अलग कोने में जहां जहां भी मुसलमान है वो उसको अपना धार्मिक गुरु या धार्मिक नेता मानते थे। तुर्की का सुल्तान, जिसको हम खलीफा भी कहते थे वो लोग, ठीक है। तो चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था और हार गया था, तो ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमानों को लगा कि उसके जो धार्मिक गुरु हैं उनके भौतिक सुख सुविधा को छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमान जो है क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, भैया ऐसा मत करो मेरे धार्मिक गुरु के खिलाफ, ठीक। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी को लगा कि यह आंदोलन मुसलमानों का है, धार्मिक आंदोलन है, अगर इसको हम हिंदू होके समर्थन दे दे तो हिंदू और मुस्लिम में एकता का एक महान अवसर देख रहे थे गांधी जी उस समय। तो हिंदू मुस्लिम की एकता का महान अवसर को देखते हुए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए कौन, गांधी जी। और यह आंदोलन भी 1920 के आसपास चल रहा है। तो हुआ क्या कि खिलाफत का मुद्दा भी इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। तो खिलाफत का मुद्दा एक बड़ा हुआ। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग आप बोल सकते हैं स्वराज की प्राप्ति करना। हर आंदोलन में लिख दीजिएगा, सविनय अवज्ञा में भी, चंपारण आंदोलन में भी, ये पॉइंट हर जगह चलेगा, स्वराज की प्राप्ति, ठीक। तो 7-8 पॉइंट और भी पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं कि महंगाई बढ़ जाना, बहुत सारा महंगाई, यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण महंगाई बढ़ गई थी, जो कि बोले ये सब पॉइंट हमेशा चलता है। महंगाई क्यों लिख देना है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी। दूसरा बेरोजगारी बढ़ी, अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति, भेदभाव, ये सारी पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट है हर आंदोलन के कारण में शामिल होता ही है कि महंगाई, बेरोजगारी, अंग्रेजों का पक्षपातपूर्ण नीति, भारतीयों के साथ जो है नस्ल भेद करना, रंग के आधार पर भेदभाव करना, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखना, ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जो हर आंदोलन के कारण में आएगा। मैंने स्पेसिफिक इस आंदोलन का कारण बताया, बाकी सारे पॉइंट्स बता के अब 10, 12, 15 पॉइंट लिख सकते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट, इसमें गांधी जी की क्या भूमिका है। तो आप लोग इसको लिख लिए, चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे लिखेंगे गांधी जी की क्या भूमिका रही इस आंदोलन में, ठीक। तो आप लोग को पता है गांधी जी ने ही आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो सबसे बड़ी बात, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन था। एक लाइन क्या लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि राष्ट्रीय सम्मान को अगर बचाना है तो स्वराज की प्राप्ति करना परम आवश्यक है। क्योंकि देखिए, एक तो गलती करता है क्रूरतापूर्वक डायर और उस पर उसे इनाम दी जाती है सजा देने के बजाय, तो ये हमारे राष्ट्र का असमत मतलब इज्जत के खिलाफ है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या कह रहे हैं गांधी जी, अगर राष्ट्र की असमत बचानी है, सम्मान बचाना है, तो हमें स्वराज की प्राप्ति करनी ही होगी। तो इसमें गांधी जी की भूमिका में क्या कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही चलाया गया एक प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपजा आंदोलन है, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि यदि हमारी राष्ट्र की सम्मान को बचाना है तो स्वराज की प्राप्ति करनी ही होगी।
जिस वजह से नतीजतन 1 अगस्त 1919 को, क्या बोल रहे हैं, ये स्टार्ट कब हो रहा है, डेट देख लीजिए इसका, 1 अगस्त 1919 को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कर दी। तो गांधी जी की भूमिका भी क्लियर हो गई। चूंकि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन, तो गांधी जी की यह शर्त थी कि आंदोलन में सत्य और अहिंसा सर्वोपरि होगा। 1-2 लाइन और हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, इस आंदोलन का कार्यक्रम क्या है और विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया क्या रही। तो कार्यक्रम, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम चलाई गई। पहला कार्यक्रम था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश कार्यक्रमों का बहिष्कार, मतलब ब्रिटिश को जो हम सहायता देके अपने पर ही राज करने में उसे सहायता कर रहे थे, उन सब का बहिष्कार करना। जिस तरह आपने सुना होगा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया, उसी तरह जो है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये सब इस कार्यक्रम का हिस्सा है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार। और उसके बाद आपको पता होगा जेपी, हमारे जो जयप्रकाश नारायण बिहारी जी हैं, वो क्या किए, अपना स्कूल ही छोड़ दिए, कॉलेज ही छोड़ दिए, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले। राजेंद्र प्रसाद जैसे कई छात्रों ने भी अपनी स्कूल और कॉलेज का त्याग कर दिया। ठीक, जेपी इसमें नहीं, राजेंद्र प्रसाद है, जेपी उस समय बहुत बच्चे रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद ने एग्जाम से कुछ ही समय पहले क्या कर दिए, इसको अपना कॉलेज को त्याग कर दिया। तो यह है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। दूसरा पॉइंट, हमने जितनी बातें अभी बोली ना, उन सबको लिख लेना है आपको कॉपी में, ताकि आपका पॉइंट्स बहुत सारे बन जाए। ठीक, अगला है कि जब ब्रिटिश का बहिष्कार करेंगे तो भाई स्वदेशी तो बनाना पड़ेगा, तो स्वदेशियों को अपनाना। क्या करना, स्वदेशियों को अपनाना। स्वदेशी को अपनाने के क्रम में क्या, चरखा काटना, सूत काटना, कपड़ा बुनना। ठीक, उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, अपनी स्वयं निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना। काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी दौरान हुई। JNU यानी जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थापना इसी दौरान हुई। तो ये सारे 2 मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। अब आते हैं अगला, विभिन्न वर्गों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो सबसे पहले अगर देख लें तो छात्र के बारे में अभी आपको अंदाजा लगा होगा, छात्र लिख के हेडलाइन देके लिख सकते हैं। विभिन्न छात्रों ने क्या किया, अपने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद ने भी एग्जाम से, परीक्षा से कुछ ही सप्ताह पहले अपने कॉलेज का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया। क्योंकि इस समय जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद आया हुआ था, ये APJ अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद आए हुए थे पटना। उसका भाषण सुन के राजेंद्र प्रसाद को इतना प्रभाव पड़ा, उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कहा नहीं भाई, अब नहीं होगा, अब हम लोग देश को आजाद करवाएंगे। अगला छात्र का, बहुत सारे छात्र छोड़े, मध्यम वर्ग। क्या बोल रहे हैं, मध्यम वर्ग। इसमें थोड़ा सा बात क्या है, मध्यम वर्ग के लोगों में ने शुरू में तो सहायता दी, लेकिन बाद में इस आंदोलन में आपत्ति जताई। क्यों आपत्ति जताई, उसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल ये लिखना है कि मध्यम वर्ग के लोगों ने शुरू में आंदोलन में सहायता की, बाद में इनमें आपत्ति जताई। अगला व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग ने इस आंदोलन पे पूर्ण सहयोग किया। क्योंकि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार करने से भारतीय व्यवसायियों को क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, इसीलिए व्यवसायी वर्ग ने इनका पूर्ण समर्थन किया। अगला कृषक वर्ग। ठीक, तो इस आंदोलन में कृषक वर्ग ने भी क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि वे कर से परेशान थे, कर के बोझ से परेशान थे। तो उन्हें लगा कि स्वराज की प्राप्ति के बाद उन्हें कर मुक्ति मिलेगी। अगला महिलाएं। देखिए, अब तक जो भी आंदोलन था उसमें महिलाओं की बहुत कम भूमिका देखी गई, लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं ने मुखरता से भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने मुखरता से भाग लिया, ब्रिटिश का विरोध किया। ब्रिटिश नशीले पदार्थ और शराब के दुकानों के आगे, हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये चीज़ें बढ़ जाती है कि भारतीय यानी महिलाएं जो है शराब के दुकानों के आगे धरना दे रही है, जुआ खाने को बंद करवा रहा है, मतलब जिससे कि पुरुषों का पतन हो रहा है। ताकि पुरुषों का पतन हो रहा है तो महिला निश्चित रूप से अफेक्टेड होती है। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों का पूरा बहिष्कार करती थी। अब आते हैं इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हो गया। सारे वर्ग का कारण देख लीजिए ना, आप लोग समझ गए। आप लोग कॉपी में नोट बना लीजिएगा। ये जो आंसर आपका तैयार करवाया जा रहा है ना, आपका IAS लेवल का भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारे पहलुओं को ही हमने कवर कर लिया, कुछ नहीं बचता इसके बाद फिर। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं समाप्ति। देखिए, चूंकि गांधी जी आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते थे, लेकिन 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के
कौन सा जिला है? गोरखपुर जिला का चौरी चौरा नामक एक जगह है। कौन सा जगह? चौरी चौरा नामक जगह में आंदोलनकारियों ने क्या बोल रहे हैं, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला का चौरी चौरा नामक जगह में आंदोलनकारियों ने पुलिस फायरिंग के विरोध में, मतलब पुलिस फायरिंग, जो पुलिसों के फायरिंग में आंदोलनकारियों पुलिस ने फायरिंग की, उसके विरोध में क्या किया, थाने में घुसकर आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। टोटल कितने पुलिसकर्मी? 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। तो जिससे जो है गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। तो आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण एकाएक चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, जिससे बहुत सारे नेताओं को धक्का लगा। आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सबसे ज्यादा धक्का, मतलब उसको बुरा लगा। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से हट के अपना एक अलग संस्था बना ली। कौन सा बनाया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति से दुखी होकर कौन से दल की स्थापना करता है। ठीक, आते हैं विफलता के कारण। तो विफलता के कारण देखिए पहले क्या है, सबसे पहले देखिए, अब याद कीजिए कि हम क्या बोले थे, इस आंदोलन का एक कारण ये था कि जो है मुसलमानों का जो वो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन में समर्थन देना। लेकिन होता क्या है कि उसी दौरान तुर्की के जो सुल्तान थे उस समय, मुस्तफा कमाल पाशा नाम है, क्या नाम है, मुस्तफा कमाल पाशा, उसने स्वयं ही खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। 1 मिनट पानी पी लीजिए। तुर्की का जो खलीफा थे, कौन थे, मुस्तफा कमाल पाशा ने स्वयं ही खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। मतलब खलीफा ही नहीं तो खिलाफत आंदोलन किस बात का, तो खिलाफत आंदोलन की वैधता बोलिए या प्रासंगिकता, अच्छा वर्ड है इसके लिए, गिकता समाप्त हो गई। इसका स्पेलिंग गलत लग रहा है, देखिए, समाप्त हो गई। दूसरी चीज, सरकार से बहुत कम बातचीत। ये जो चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे, वायसराय थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अंग्रेजी सरकार से कम बातचीत होना, अंग्रेजी सरकार से बातचीत का अभाव। बातचीत हो तभी तो सुने आंदोलन के बारे में, बातचीत का अभाव था। दूसरी बात, गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे थे, तो एक पॉइंट लिखिएगा नहीं इसको, विभिन्न जो कुलीन नेता थे उनको जलन हो रही थी। तो क्या बोल सकते हैं कि कुलीन नेता, खासकर जो तमिलनाडु का चेन्नई है और उसके बाद मुंबई है, इन सारे जगह में कुलीन नेताओं का अक्रियता, अकर्मणता, मतलब बोल रहे सक्रिय नहीं होना, कुलीन नेता का सक्रिय नहीं होना, ये आपका क्या है, इसका आंदोलन के असफलता का कारण है। और क्या बोल सकते हैं, हिंसा का प्रवेश हो जाना जो है असफलता का कारण है। अगला है इसका प्रभाव क्या रहा। तो सबसे बड़ा अगर प्रभाव देखें तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर प्रभाव देखें तो आंदोलन में पहली बार सामाजिक आधार विस्तृत हुआ। मतलब पहले जो आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे चंद लोगों का आंदोलन या किसी खास किसान मजदूर का आंदोलन होता था, वैसा नहीं हुआ, सामाजिक आधार इसका विस्तृत हुआ। तो प्रभाव में क्या लिख सकते हैं, आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, स्वराज और स्वदेशी स्थानों के प्रति लोगों में क्या आई, जागरूकता आई। स्वराज और स्वदेशी स्थानों के प्रति लोगों में जागरूकता आई। भारतीयों के मध्य एकता स्थापित हुआ, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता देख सकते हैं ना, उसी तरह अमीर गरीब एकता, तो भारतीयों के मध्य जो है एकता स्थापित हुई, ये इसका प्रभाव हो सकता है। और सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव बोल सकते हैं कि असहयोग और विदेशी बहिष्कार के कारण अंग्रेजों को भारी आर्थिक क्षति हुई। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पूरी तरह से असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो गई होगी। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, ऐसा फुल कंटेंट एक इतना कम समय में पूरा यूट्यूब में नहीं है, सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करना है आपको तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, नोट बनाइए और पढ़िए। धन्यवाद।